नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग एक थ्योरम प्रूव करेंगे। वो ये है कि जीरोस ऑफ एन एनालिटिक फंक्शंस आर आइसोलेटेड। आज हम लोग ये थ्योरम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि जीरो क्या होता है। यानी कि द वैल्यू ऑफ z फॉर विच the analytic function fz यानी कि कोई एनालिटिक फंक्शन fz है, यानी कि z की वो वैल्यू जिसके लिए हमारा जो एनालिटिक फंक्शन fz बिकम्स जीरो, यानी कि जीरो हो जाए। यानी कि वो वैल्यू अगर हम फंक्शन में पुट करें तो फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए। यानी कि द वैल्यू ऑफ z फॉर विच द एनालिटिक फंक्शन fz बिकम्स जीरो is said to be the zero of fz। ये हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी है। अब मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है if fz is analytic in domain D, यानी कि कोई डोमेन D है जहां पे हमारा फंक्शन एनालिटिक है एंड z नॉट बी एनी पॉइंट ऑफ D। ठीक है, z नॉट कोई पॉइंट है उस डोमेन में, देन fz कैन बी expanded as Taylor's series about z इक्वल टू z नॉट। यानी कि हमने z नॉट जो पॉइंट है उसके अबाउट हमने फंक्शन को fz को एक्सपेंड किया अकॉर्डिंग टू टेलर सीरीज गिवन बाय जो हम लोगों ने पढ़ी भी है कि क्या होती है टेलर सीरीज। fz इक्वल टू समेशन n इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट an z माइनस z नॉट की होल पावर n। अगर आपको टेलर सीरीज पढ़नी है तो ऊपर आई बटन दिख रही होगी, उस पर क्लिक करके आप उसको देखिए, क्योंकि मैंने उस पर इसका प्रूफ भी बताया है। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a0 a1 z माइनस z नॉट a2 z माइनस z नॉट का होल स्क्वायर, और ऐसे चलता चला जाएगा am z माइनस z नॉट की होल पावर m, और ऐसे चलता चला जाएगा इनफाइनाइट तक जितने भी टर्म। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो कोफिशिएंट है a0 हुआ, a1 हुआ, a2 हुआ, लेते लेते जाके हमने am माइनस वन इन सबको जीरो कर दिया, और जो am है इसको हमने नॉट इक्वल टू जीरो किया कि ये जीरो नहीं है, बाकी ये सब जीरो है। तो ये सब जीरो हो गए तो ये सब चले गए, यानी कि अब हमारा ये इंपॉर्टेंट है। तो हम कहेंगे कि fz is said to have a जीरो कैसे कि अब ये सारे टर्म्स तो गायब हो गए, मगर जब z की वैल्यू z नॉट हम पुट करेंगे तो यहां पे जीरो हो रहा है इस पार्ट पे, क्योंकि ये सब तो गायब हो गया क्योंकि इसका कोफिशिएंट जीरो है, और जितने पावर होगी उतने ऑर्डर का हमारा जीरो होगा। तो fz हमारा जीरो है ऑफ ऑर्डर n एट z इक्वल टू z नॉट। तो ये जो हमारा फंक्शन है, यानी कि दिस फंक्शन, यानी कि जो फंक्शन fz है, दिस फंक्शन
रिड्यूसेस टू, यानी कि ये जो फंक्शन है एफ जेड, ये इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ जेड इक्वल टू, अब ये सारे तो टर्म्स गायब हो गए, तो हमारे कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, एन इक्वल टू एम से, पुराने सारे गायब हो गए और इनफाइनाइट तक ए एन जेड माइनस जेड नॉट की होल पावर एन। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एन इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ए एन प्लस एम जेड माइनस जेड नॉट की होल पावर एन प्लस एम। जो मैंने ये लिखा है वही मैंने ये लिखा है। अगर आप यहां पे m पुट करेंगे तो ए एम जेड माइनस जेड नॉट की होल पावर m, यहां पे अगर आप n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आएगा ए एम जेड माइनस जेड नॉट की होल पावर m, यानी कि वही चीज लिखी हुई है। अब क्या करेंगे, जो z माइनस जेड नॉट की होल पावर m है इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे और इसको एज इट इज ऐसे रखेंगे, ए एन जेड माइनस जेड नॉट की होल पावर n, और यहां पे n प्लस m, रुकिए इसको मैं फिर से लिख देता हूं, ए एन प्लस एम जेड माइनस जेड नॉट की होल पावर n। ये z माइनस जेड नॉट की होल पावर m हमने बाहर निकाल लिया। तो इससे हमें पता क्या चला कि अगर कोई फंक्शन जिसका किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर 0 है किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का, तो उसको लिखने का क्या तरीका है कि अगर इफ एफ जेड हैज 0 ऑफ ऑर्डर m एट z इक्वल टू z नॉट, देन, तो उसको लिखने का तरीका क्या है, तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, एफ जेड वो पॉइंट जहां पे हमारा फंक्शन 0 होगा उसको ऐसे लिखेंगे कि जब वो पॉइंट पुट करें तो फंक्शन 0 हो जाए, तो z माइनस, जब z नॉट वैल्यू पुट करेंगे तो z नॉट माइनस जेड नॉट 0। अब जितने ऑर्डर का है उतनी पावर, और समेशन n इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ए एन प्लस एम जेड माइनस जेड नॉट की होल पावर n। ये मेरे को लगा कि आपको बताना जरूरी है। वैसे थ्योरम यहां से स्टार्ट नहीं हो रही थी, मगर ये मैंने आपको ओवरऑल बताया कि अगर कोई फंक्शन जिसका 0 किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का है तो उसको कैसे लिखेंगे, तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ये है। अब हम लोग थ्योरम पे बात करते हैं। जो हमारी थ्योरम है, थ्योरम हमारी कहती है कि जीरोस ऑफ एन एनालिटिक फंक्शंस आर आइसोलेटेड, यानी कि जो जीरोस होते हैं एनालिटिक फंक्शन के वो आइसोलेटेड होते हैं। आइसोलेटेड मतलब कि अगर कोई 0 है तो उसका अगर आप नेबरहुड लें तो उस नेबरहुड में कोई और 0 नहीं होगा, यानी कि वो कोई और पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसको पुट करने पे फंक्शन में फंक्शन 0 हो जाए। तो हमने माना कि लेट z इक्वल टू जेड नॉट बी अ 0। अब यहां से थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट हो रहा है। प्रूफ ये कि लेट z इक्वल टू जेड नॉट बी अ पॉइंट नहीं, बी अ 0 ऑफ ऑर्डर m of the function fz, then we can write यानी कि z इक्वल टू जेड नॉट हमारा 0 है m ऑर्डर का, किसका, फंक्शन fz का। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं कि fz इक्वल टू समेशन n इक्वल टू, यानी कि आप इसको अगर वैसे लिखें, जो पॉइंट है जहां पे 0 है वो z माइनस जेड नॉट, कितने ऑर्डर का है तो उतनी पावर, समेशन n इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ए एन प्लस एम z माइनस जेड नॉट की होल पावर n। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि z माइनस जेड नॉट की होल पावर m फाई z, जहां पे वेयर
फाइव जेड हमने किसको लेट कर लिया, ये जो पार्ट है इसको, समेशन एन इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ए एन प्लस एम जेड माइनस जेड नॉट की होल पावर एन। ठीक है, अब देखिए इसको क्लियरली हम देख सकते हैं, क्लियरली ये जो फाई है इसमें जब जेड नॉट वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा हमारा ए एम जो कि नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ए एम हमारा 0 हो जाता है तो ये एम ऑर्डर का नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें क्या देखना है कि एम ऑर्डर का है, तो यानी कि जो z माइनस जेड नॉट की होल पावर का ए एम कोफिशियंट है ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ए एम। ठीक है, क्लियरली ये हमने मान के चला। अब देखिए ये जो है हमारा ये फंक्शन, इसको हमने माना 1। नाउ द सीरीज 1 यानी कि जो सीरीज है ये हमारी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, और इसके जो हर एक टर्म है ये कंटिन्यूअस है जेड नॉट पॉइंट पे, एंड इट्स ईच टर्म is continuous at z नॉट। जब उसका हर एक टर्म, ये जो सीरीज है इसका कॉन्टिन्यूअस है, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ये जो फाई जेड है ये भी हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा, इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट z नॉट। हम ये भी फिर कह सकते हैं कि हमारा जो फाई जेड है ये भी कॉन्टिन्यूअस है z नॉट पे। ये जो है इक्वेशन, इसको हमने सेकंड मानना है, ये सेकंड है हमारी। तो कह सकते हैं हम लोगों ने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यहां पे यूज करेंगे, यानी कि हेंस किसी गिवन एप्सिलॉन के लिए, हेंस फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक ऐसा डेल एग्जिस्ट करेगा फॉर विच, यानी कि एक गिवन एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा डेल एग्जिस्ट करेगा फॉर विच फाई जेड माइनस फाई जेड नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन। इसको हमने मानेगा थर्ड, वेयर जब हमारा z माइनस जेड नॉट लेस देन डेल होगा, यानी कि फाई जेड माइनस फाई जेड नॉट लेस देन एप्सिलॉन कब, जब z माइनस जेड नॉट लेस देन डेल। यहां पे हम लोगों ने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन का यूज किया। अब आप देखिए यहां पे हमने एप्सिलॉन को कैसा चूज किया। अब हम लोग एप्सिलॉन को चूज कर रहे हैं कुछ ऐसा कि लेट अस अज्यूम एप्सिलॉन इक्वल टू हाफ मॉड m। ये हमने एप्सिलॉन अपने आप से लिया, और इस एप्सिलॉन के लिए हमारा जो डेल है वो हमने कुछ कहा कि डेल 1 है, और डेल 1 बी दी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ डेल, यानी कि डेल 1 बी द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ डेल। अब क्या करेंगे, देन बाय सेकेंड एंड थर्ड, यहां पे जो सेकेंड इक्वेशन ये है और ये जो थर्ड इक्वेशन यहां का यूज करेंगे, कंबाइन करेंगे। देन बाय सेकेंड एंड थर्ड वी गेट फाई जेड नॉट की जगह हम लोग लिख सकते हैं ए एम, और एप्सिलॉन अब की हम लोगों ने क्या माना है, मॉड ए एम लेस देन 2, वेयर, और इसको हमने माना है इक्वेशन 4, वेयर जब हमारा z माइनस जेड नॉट लैम्डा 1 के उसमें हो, यानी कि z माइनस जेड नॉट लेस देन लैम्डा 1। तो आप देख सकते हैं अगर हमने फाई जेड को 0 कर दिया
नाउ वी सेट फाइव जेड इक्वल टू जीरो। जब अगर आप फाइव जेड को आप जीरो कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये हम इसको यहां पे हम आपको रफ में बता रहे हैं, इसको समझिए। 0 माइनस ए एम लेस देन ए एम मॉड 2। तो आप देख सकते हैं कि मॉड ए एम लेस देन मॉड ए एम बाई 2, यानी कि इक्वेशन 4 तो हमारी ट्रू हो ही नहीं रही है। यानी कि जब फाइव जेड हमारा जीरो हो रहा है तो 4 हमारी होल्ड नहीं कर रही है। तो कह सकते हैं नाउ वी सेट फाइव जेड इक्वल टू जीरो, इक्वेशन 4 विल नॉट होल्ड, विल नॉट होल्ड। यानी कि अगर फाइव जेड जो है अगर इसकी वैल्यू अगर जीरो हो रही है तो हमारी इक्वेशन 4 होल्ड नहीं कर रही है। तो हम यहां से ये पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि 10 फाइव जेड, एक मिनट रुकिएगा बच्चों, हम आए भी। Thus, phi z cannot be zero, यानी कि हमारा जो phi z है ये जीरो नहीं हो सकता at any point, at any point. Thus phi z cannot be zero at any point of the neighborhood, यहां पे लिख देते हैं neighborhood of z नॉट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि फाइव जेड अगर हमारा जीरो होता है तो हमारी इक्वेशन 4 होल्ड नहीं करेगी। तो शर्त ये है कि फाइव जेड अगर इक्वेशन 4 को होल्ड कराना है तो फाइव जेड को हमारे जीरो नहीं होना है किसी भी पॉइंट पे, किसके, जेड नॉट के नेबरहुड में। तो यानी कि जेड नॉट के नेबरहुड में अगर वो हमारा फाइव जेड अगर कहीं पे भी जीरो नहीं हो रहा है तो जेड नॉट ही एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे फंक्शन हमारा जीरो होगा। इसलिए ये जो जीरो होता है ये हमारा आइसोलेटेड होता है। तो हम कह सकते हैं हैंस जीरो ऑफ एन analytic functions are isolated, यानी कि जो जीरोज होते हैं एनालिटिक फंक्शन के ये आइसोलेटेड होते हैं। ये तो था m के लिए, यानी कि अगर हमने जनरल कोई m ऑर्डर का, अगर m की वैल्यू अगर जीरो हो जाए फॉर m इक्वल टू जीरो तो जो fz है वो हमारा फाइव जेड के बराबर हो जाएगा एंड एफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसी के साथ आज हम लोगों ने, यानी कि ये इसको बताने का मतलब ये है कि ये m इक्वल टू जीरो के लिए भी हमारा जो आर्ग्यूमेंट है इसको होल्ड कर रहा है, सही भी है। तो आज हम लोगों ने एक थ्योरम प्रूव करी जो कहती है कि जीरोस ऑफ एन एनालिटिक फंक्शंस आर आइसोलेटेड। अगर इसमें आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। थैंक यू।